देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो कल जो हमने पढ़ा था लेक्चर 1, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन किया था। जो भी हमारे पूरे पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे जितने भी फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं उनको हमने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। आर एच विटेकर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पूरे प्रणाली को, उस पूरे सिस्टम को कहा था कि इस तरीके से आप डिवाइड कीजिए। तो एक पूरा पढ़ जाए कितने जी और फंजाई Uh, excuse me, प्रोटिस्टा के Basant, बारे में पास excuse वन me. लाइनर क्वेश्चन। तो Hello. हाँ Bhaiya, your voice is little buffering. I think there must be some technological or network. हाँ, क्या हो गया? अब आ रही है, अब आ रही हाँ है. क्या? ओके ओके There was ओके, little buffering issue, अभी yes. ठीक है? हाँ, अब ठीक है. अच्छा अच्छा, ओके, अभी ठीक हो गया। ओके, तो मैं बता रहा था किंगडम्स थे जो हमारे आज जो है वो किंगडम के बारे में पढ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत जाते हैं। एक करके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे, आपको जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें आप पूछ क्या है, जो स्लाइड में आप देख कर लिखा है उसका हिंदी भी लिखा आकार की का मतलब ज्ञान, जो शब्द है उसका आकार, ठीक है। लॉजिक के अंतर्गत सर कुछ समझ में नहीं सेल आ रहा, बहुत का ज्यादा बफर हो रहा है। स्टडी करते हैं। Uh, hello. Hello. एक मिनट रुक जाए। हेलो, Kindly check, is there any other electronic device near, whether it's laptop or something else? Because it is buffering and I think it's electronic sounds, waves that disturbs the. बात जा रही है क्या अनिमेश? हेलो, हाँ 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 जी. अब आवाज आ रही है हाँ ना? जी. हाँ, तो मैं आपको बता हाँ रहा था हाँ, अब आ रही मॉर्फोलॉजी है. के। हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा था मॉर्फोलॉजी के बारे में। देखिए, मॉर्फोलॉजी जो टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बना है, मॉर्फो और लॉजी। तो मॉर्फो का मतलब है उसमें आकार या आकृति या साइज, ठीक है। तो जब हम ज्योग्राफी में किसी जो अपने जो अर्थ है उसके अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे यहाँ पे शेप्स बनते हैं, जैसे वोल्केनोज बनते हैं, या आप मान लीजिए कहीं नदी है, कहीं झील है, तो उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ऐसे ही बायोलॉजी में हम प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं कि प्लांट्स के क्या पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स कैसे काम करता है, प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इन सब चीजों को जो हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। और आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें प्लांट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, और भी परीक्षाओं में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें प्लांट मॉर्फोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बेसिक यूनिट से शुरू करते हैं। मेनली हम सेल से शुरू करते हैं, हम कोशिका से शुरू करते हैं। सेल, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो अगले जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो प्लांट के सेल और एनिमल के सेल में अंतर होता है,
उसके बारे में मैं आपको वहां बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जो जो एक सेट ऑफ सेल्स होता है, जो आपका टिश्यूज होते हैं, कोशिकाओं के मिलने से, सेल्स के मिलने से टिश्यूज बनती हैं। तो टिश्यूज से मैं शुरू करूंगा कि पौधों में कैसे कैसे टिश्यूज पाए जाते हैं, कैसे कैसे ऊतक पाए जाते हैं। हिंदी में टिश्यूज को ऊतक बोलते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए, जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, कि जब हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन करने वाली शाखा का क्या नाम है। तो टिश्यूज की स्टडी करने वाला जो ब्रांच है साइंस का, उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिंदी में उसे औतिकी बोलते हैं। ठीक है, औतिकी यानी जो ऊतक से संबंधित हो। तो हिस्टोलॉजी जो है वो टिश्यूज का स्टडी होता है साइंस में। फिर जो प्लांट्स में टिश्यूज हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैंने उनका हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, छोटे शब्द हो गए हैं क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने इनको काफी छोटा फॉन्ट में लिखा है, छोटे फॉन्ट में लिखा है। तो प्लांट्स में टिश्यूज दो तरीके के पाए जाते हैं। पहला जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक होता है। इनकी हिंदी है विभाज्योतक, विभाज्य उतक, यानी जो विभाजन करते हैं। सेल डिवीजन, जानते हैं आप बड़े कैसे होते हैं, पौधे बड़े कैसे होते हैं। आपकी जो सेल होती है ना, वो डिवाइड होकर के नए नए सेल्स का निर्माण करती चली जाती है। आपके जो टिश्यूज होते हैं, सेल डिवीजन जब होता है तो टिश्यूज भी डिवाइड होते हैं, और जो एक प्राणी होता है या जीव या जंतु होते हैं वो ऐसे बड़े होते होते चले जाते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो आपकी विभाज्योतक कहलाती हैं, और जो दूसरे आपके टाइप की टिश्यूज होती हैं उनको हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब इनका भी सब कैटेगराइजेशन आगे किया गया है। जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यूज को तीन हिस्सों में बांटा गया है। तीन तरीके के मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं। विभाज्योतक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एपिकल, एक होता है लेटरल, और एक होता है इंटरकैलरी। एपिकल क्या होता है? एपिकल को कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक, हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ, जो टॉप पे पाए जाएं। कहाँ के टॉप पे पाए जाएं, ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए एग्जाम्स में ये नोटिस कीजिएगा कि टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जड़ों और तनों के टॉप पार्ट पे, जो सबसे आगे का हिस्सा होता है, वहां पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट टिश्यू में से कौन सा पाया जाता है। तो आप बोलोगे विभाज्योतक पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स में से आपसे पूछ सकता है कि लेटरल टिश्यूज पाते हैं, कि इंटरकैलरी टिश्यूज पाते हैं, कि एपिकल टिश्यूज पाते हैं। तो आप लिखोगे कि एपिकल टिश्यूज पाते हैं। क्या काम करते हैं? आगे मैंने लिखा है प्राइमरी डेवलपमेंट इन प्लांट्स। प्राइमरी डेवलपमेंट क्या है कि आकार में बड़े होते हैं, पौधे बड़े होते हैं, छोटा पौधा होता है फिर वो और बड़ा होता है ना। तो जो उनका प्राइमरी डेवलपमेंट है, इसको प्राइमरी डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब ये आकार में बढ़ते हैं, अपनी लंबाई में आगे की ओर बढ़ते हैं, जमीन में गहराई और ऊपर ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है रूट और स्टेम के टॉप पे, तने स्टेम के टॉप पे। तो अगर तने के टॉप पे ये पाए जाएंगे तो जो तना है वो आपका बढ़ेगा। रूट के टॉप पे पाए जाएंगे तो जो आपका जड़ है वो नीचे बढ़ेगा। यही प्राइमरी डेवलपमेंट है। तो उसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। दूसरा जो आता है वो है लेटरल। लेटरल का मतलब होता है अगल बगल का रास्ता, पार्श्व। इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व विभाज्योतक। तो जो लेटरल टिश्यूज होते हैं वो रूट और स्टेम के साइड पे पाए जाते हैं। जब साइड पे पाए जाएंगे तो क्या होगा, इनकी मोटाई बढ़ेगी, इसकी जड़ की और तने की। इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेवलपमेंट। ठीक है, और कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं, उनको काम के नाम पे उनको बोला जाता है संवहन ऊतक, वस्कुलर टिश्यूज, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और लेटरल जो टिश्यूज होते हैं उनमें कैम्बियम पाया जाता है। वस्कुलर जो लेटरल टिश्यूज होते हैं उनमें कुछ वस्कुलर टिश्यूज भी होती हैं, जो पौधों के एक भाग से कुछ चीजों को दूसरे भाग तक ले जाने का काम करती हैं। तो वहां पे कैम्बियम पाया जाता है। तो उस कैम्बियम के बारे में भी आपसे तमाम बार पूछा जाता है कि कैम्बियम कहाँ पाया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो टाइप है वो है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी है तो एक विभाज्योतक, है तो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? ये जो हमारा जो दूसरा टाइप है, जो दूसरा मेन टाइप है परमानेंट टिश्यूज, उनके बीच की जो जगह होती है वहां पे पाया जाता है। इसीलिए इसको बोला गया है इंटरकैलरी। कैलोरीज के बीच में जो पाया जाता है वो हमारा विभाज्योतक है, वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फिर दूसरा जो टाइप है, मेन टाइप है, वो है परमानेंट टिश्यूज।
परमानेंट टिश्यूज दो तरीके से बांटे गए हैं, दो सब कैटेगराइजेशन इनका किया गया है कि ये दो तरीके के होते हैं। पहला है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। इसमें जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। पहला जो है वो है पेरेन्काइमा यानी मृदुतक, जो बहुत सॉफ्ट होता है। उसमें दो हिस्से होते हैं। जो आपका पेरेन्काइमा है यानी मृदुतक है, उसमें दो हिस्से होते हैं। पहले में तो आपका क्लोरेन्काइमा बोला जाता है। क्लोरेन्काइमा क्यों बोला जाता है? वहां पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, आपका पर्णहरिम पाया जाता है, तो वो अपना भोजन खुद बनाने में सक्षम होते हैं। और दूसरा होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में भी ये गुण होता है कि वे अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन उनका जो विशेष गुण होता है कि उनमें कैविटी पाई जाती है। जब वो कैविटी पाई जाती है, जब वो खोखले होते हैं, तो होता क्या है कि वो उड़ सकते हैं या तैर सकते हैं। तो जो एरेन्काइमा वाले टिश्यूज होते हैं वो ऐसे पौधों में पाए जाते हैं जो जल की सतह पे तैरते हैं। ठीक है, तो पेरेन्काइमा मृदुतक पहला टाइप हो गया। दूसरा जो टाइप है वो है कॉलनकाइमा। ठीक है, कॉलनकाइमा जो है वो प्लांट्स के नए पार्ट्स पर नहीं पाया जाता है, नए पार्ट्स पर पाया जाता है लेकिन रूट्स में नहीं पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो टिश्यू है वो आपके नए पार्ट्स पर तो मिल सकता है लेकिन रूट में नहीं मिलता है। या आपसे सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा टिश्यू आपकी जड़ में नहीं पाया, आपके रूट में नहीं पाया। सीधा उसका आंसर लिखोगे कि जो कोलनकाइमा यानी स्थूल कोण ऊतक है, उसको हिंदी में स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं, वो आपके रूट में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जो तीसरा आपका ऊतक है वो है आपका दृढ़ ऊतक। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके अंग्रेजी में स्क्लेरेन्काइमा। तो जो स्क्लेरेन्काइमा है वो फाइबर जो रेशा होता है ना, रेशा दृढ़ होता है। दृढ़, आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए कि आपने सूखा नारियल देखा होगा। नारियल इन द सेंस जैसे आप विंध्याचल देवी का दर्शन करने जाते होंगे तो वहां पे नारियल चढ़ता है, उस पर जटाएं पाई जाती हैं, उस पर रेशे पाए जाते हैं, वो काफी हार्ड होता है। तो वो जो है उसको हम बोलेंगे दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेन्काइमा। ये फाइबर कोकोनट में जो पाया जाता है वो उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये सपोर्ट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है पौधों को, फल को। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैंने वहां पे सिंपल परमानेंट टिश्यूज में 4 टाइप लिखे थे। आई एम सॉरी, वहां पे सिर्फ 3 टाइप्स होते हैं। मेन टाइप 3 होते हैं, चौथा टाइप्स और पांचवा टाइप्स अगर आप पढ़ने लगेंगे तो वो काफी लंबा है, और भी टिश्यूज होते हैं बट उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सब डिवीजन परमानेंट टिश्यूज में होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जो हमारा टिश्यू सिस्टम हमको पौधों का पढ़ना है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। जाइलम और फ्लोएम जो है वो मिल करके पौधों के वस्कुलर टिश्यूज को बनाते हैं। वस्कुलर टिश्यूज क्या है? संवहन, इनको हिंदी में बोलते हैं संवहन। संवहन मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। तो जो जाइलम और फ्लोएम है वो पौधे के बहुत सारी चीजों को, न्यूट्रिशंस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाते हैं। अब ये क्या काम करते हैं आगे की स्लाइड में देखते हैं। देखिए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैंने यहाँ एक ही स्लाइड में लिख दिया है। जो आपका जाइलम है वो कंडक्टिंग टिश्यू है, उसको बोलते हैं कि ये चालन करता है। चालन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे लेकर के कुछ जाना। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जाइलम जो एक आपका टिश्यू है उसके 4 हिस्से होते हैं, वो 4 चीजों से मिलकर के बना होता है। पहले तो आपकी एक वाहिनिका होती है, ट्रिचाइड्स, जिससे होता क्या है कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, जो आपका जड़ है पौधे की, वो पानी सूखता है और उस जड़ से उस पानी को ले जाने का जो काम करते हैं पत्तों तक, वो आपके जाइलम करते हैं। जाइलम में वाहिनिकाएं होती हैं, वो काम करती हैं। दूसरा जो है वो है वेसल्स, इनको हिंदी में वाहिका बोलते हैं। ये जो जड़ हमारा मिनरल लेता है जमीन से, भूमि से, उनको जो है पत्तों तक लेकर के जाती हैं। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है रेशा, फाइबर, सपोर्ट देता है। ये आपका जो टिश्यू है उसको सपोर्ट देता है। और चौथा जो कंपोनेंट है वो है पेरेन्काइमा, ये फूड का स्टोरेज करता है। ठीक है, और जो वाटर है ना वो सिर्फ पत्तों तक नहीं,
बल्कि पौधों के जो साइड वाले भाग हैं वहां पे इनका कंडक्शन करता है। तो जो जाइलम है वो मेनली आपका काम क्या करता है कि नीचे से ऊपर की ओर चीजों को लेकर के जाता है, जड़ से पत्तियों तक चीजों को लेकर के जाता है। क्या क्या लेकर के जाता है, कौन कौन सा कंपोनेंट उसका क्या काम करता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ऊपर से नीचे चीजों को लेकर के आता है। फूड को, पत्तियों में भोजन बनता है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और उससे जो भोजन बनता है उसको फ्लोएम पौधों के अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में लेकर के जाता है। फ्लोएम 4 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक तो सीव ट्यूब्स होती हैं, एक कंपेनियन सेल्स होते हैं, तीसरा फाइबर होता है और चौथा पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, वही वही काम लगभग होता है, लेकिन ये ऊपर से नीचे चीजों को लेकर के जाते हैं। इनमें जो बी पॉइंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में, जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म पौधों में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म यानी जिनके बीज ढके हुए होते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियो मतलब ढका हुआ, स्पर्म्स मतलब बीज। तो केवल केवल एंजियोस्पर्म्स जो पौधे होते हैं उनमें कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में पाया जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, पौधे न्यूट्रिशन कैसे पाते हैं और पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं। पहला तो ये है कि उनका पूरा सिस्टम हम जाने कि कैसे वो अपना भोजन बनाते हैं। वो जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का पूरा सिस्टम जो है उसको मैंने आपको हैंडआउट में प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि उसके बारे में हम ऐसे इसको डिस्कस करने लगेंगे तो पूरी की पूरी क्लास फुल फोटोसिंथेसिस पे हो जाएगी। उसमें बहुत सारी साइकिल्स होती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उनको मैंने इजी वे में हैंडआउट्स में आपके दे दिया है। न्यूट्रिशन में मैंने क्या आपको यहाँ स्लाइड में एक्सप्लेन किया है कि पौधों को कौन कौन से चीजों की जरूरत होती है, उनको क्या खाते हैं वे। जैसे आप खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल, ये डॉक्टर आपको बोलते हैं ये खाना है ये नहीं खाना है, तो ऐसे पौधों के होते हैं कि पौधे कुछ स्पेसिफिक चीजें खाते हैं, कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स जमीन से लेते हैं। वो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है। क्या है देखिए, 2 तरीके के आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं, और दूसरे नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला जो इसेंशियल एलिमेंट है उसको हम किसी अदर एलिमेंट्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब चाहिए ही चाहिए, वो उसके बगैर उनका काम नहीं चल सकता प्लांट्स का। नॉन इसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक फंक्शनल रोल होता है। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है पौधों में, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं पौधों में, उनमें उनका कुछ फंक्शनल रोल होता है, कुछ स्पेशल रोल होता है। तो कभी उनको मिलता है, कभी उनको नहीं मिलता है, या उतनी उनको जरूरत नहीं होती जितनी उनको इसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। अब नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स जो सबसे नीचे है उनके बारे में हम पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम आपके नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर आते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स जो कि ऊपर का पॉइंट है। इसमें देखिए 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब, मैक्रो मतलब बड़ा या दीर्घ। ठीक है, बड़ा या दीर्घ मतलब इनको ज्यादा मात्रा में चाहिए। मतलब हमको भैया दाल चावल खाना है, हमको चावल ज्यादा चाहिए दाल कम चाहिए, तो जो दाल है आपका वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया और जो चावल हो गया वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया। तो पौधों ने कहा कि जो इसेंशियल एलिमेंट है उसमें हमें 9 ऐसे एलिमेंट हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिशंस में 18 एलिमेंट्स हैं। आयरन, जिंक, निकेल, मैंगनीज, बोरान, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जो पौधे हैं वो 8 और 9 17 एलिमेंट्स उनको चाहिए। ठीक है, चाहिए ही चाहिए, उसके बिना उनका काम नहीं चलेगा। पौधों के लिए ये 17 एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं, आपको इनको याद करना होगा। इनकी कमी से पौधों में बहुत सारे रोग होते हैं। मेन जो रोग होता है वो होता है कि इनके पत्तों का हरापन है वो गायब हो जाता है, कभी वे पीले पड़ जाते हैं, कभी वे बैंगनी हो जाते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको हैंडआउट्स में लिख दिया है। बहुत सारे रोग होते हैं, वो रोग भी मैंने आपको हैंडआउट्स में लिख दिया है। क्यों लिख दिया है यहाँ पे, क्यों नहीं? क्योंकि वो आपको मेमोराइज करने हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो होते हैं। ठीक है, फिर इसमें कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं। क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन क्यों क्रिटिकल एलिमेंट है ये मैंने आपको हैंडआउट में लिखा है।
फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया, ठीक है। इन्हीं में से इसेंशियल एलिमेंट्स को जब हम उनके गुणों के आधार पर डिवाइड करते हैं तो कुछ हमें क्रिटिकल एलिमेंट्स मिलते हैं, कुछ हमें फ्रेमवर्क एलिमेंट्स मिलते हैं। फ्रेमवर्क एलिमेंट्स का मेन काम होता है कि वो फ्रेमवर्क बनाते हैं पौधे का, मोटा मोटी की कैसा दिख रहा है ये सब, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन काम करते हैं। फिर आपका प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स आप ऐसा समझिए कि पौधों में प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड्स ये सब बनाने का काम करते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये जानिए कि ये कुछ केमिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं पौधे के मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर बनाते हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इन्हीं एलिमेंट्स, जो 17 एलिमेंट हैं, इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो पौधों में जब ज्यादा हो जाते हैं तो इनको नुकसान भी पहुंचता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ एलिमेंट्स काम करते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका जो फास्फोरस है वो इसके लिए आपका काम करता है। सॉरी, पोटेशियम है, पोटेशियम और फास्फोरस दोनों है, मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा है। तो ये सब जो है वो उनके बैलेंसिंग एलिमेंट्स होते हैं जो उनकी कमियों को पूरा करते हैं, या उनका एक्सेस हो जाता है तो जो दिक्कतें आती हैं अगर उसको ये पूरा करती हैं। फिर आपका हार्मोन्स आता है। पौधों के हार्मोन्स के बारे में आपसे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। पौधों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फाइटो हार्मोन्स क्या है। तो फाइटो हार्मोन्स पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं। अब ये कितने तरीके के होते हैं, ये मेनली आपको 5 या 6 मेन 5 होते हैं, बट जो छठा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों मैंने इंक्लूड किया है। तो ये 5 इसमें होते हैं। तो हार्मोन होता है, वो होता है ऑक्सिन। अब यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे ये जान लीजिए कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। उनको भी पढ़ने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए हमने उनका कैटेगराइजेशन कर दिया है, हमने उनको 5 हिस्सों में बांट दिया है। तो ये वही हिस्से हैं। पहला जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सिन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि NAA क्या है या IAA क्या है। तो इंडोल एसिटिक एसिड या फिर नेफ्थलीन एसिडिक एसिड, ये ऑक्सिन हार्मोन है, ठीक है। इनका क्या काम होता है, ये सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है, और इनॉगुलेशन ऑफ सेल करते हैं, मतलब इस सेल को बढ़ाते हैं और सेल को बांटते हैं। जब सेल को ये बांटते हैं तो नए सेल्स बनते हैं जिनसे टिश्यूज बनती हैं और पौधे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये सेल को लंबा भी बनाते हैं, मतलब सेल को भी बड़ा करते हैं। तो वो मजबूत बनाते हैं और बड़ा बनाते हैं पौधे को। लेकिन जब ये ज्यादा एक्सेस हो जाते हैं, कहाँ पे, जब ये रूट में एक्सेसिव हो जाते हैं, जड़ में इनकी ज्यादा ज्यादा मात्रा संग्रहित हो जाती है, तो ग्रोथ में बैरियर होते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है गिब्रेलिक, वो आपका एक इसका एग्जाम्पल है। इनका काम क्या होता है, ये आपके तने को लंबा बनाते हैं, मोटा नहीं, लॉन्ग द स्टेम, तने को ये लंबा बनाते हैं। और ये जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, जैसे हो गया जिनमें बीज नहीं चाहिए, उनका प्रोडक्शन करने के लिए इस हार्मोन का यूज किया जाता है। तो ये भी आपको याद करना होगा। साइटोकाइनिन तीसरे टाइप का जो हार्मोन होता है, इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, काइनेटिन। ये जो नेचर होता है ना, ये 2 तरीके के आपके एसिड और बेस होते हैं। तो ये बेस नेचर का होता है, मतलब ये एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक इन नेचर होता है। कहाँ पाया जाता है, रूट्स के टॉप में पाया जाता है। रूट्स के टॉप में पाया जाता है, वहां ये सेल डिवीजन करता है और रूट्स की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है। फिर जो आता है एब्सिसिक, ये ग्रोथ को रोकने वाला, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है। तो उसमें अगर एब्सिसिक पे फिर आता है आपका 5वां एथिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट है एथिलीन। एथिलीन के बारे में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि गैस फॉर्म में पाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय पादप हार्मोन है, ठीक है। गैसियस प्लांट हार्मोन, दैट इज एथिलीन, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स के हर एक पार्ट में पाया जाता है। हर से इसको दे रहे हैं तो इसका क्या यूज है, जो पौधे होते हैं ना उनको पकाने में, उनके रिपनिंग में एथिलीन का यूज किया जाता है। और छठा, ये 5 मेन है, और जो छठा है
हार्मोन, उस छठे हार्मोन मैंने यहाँ पे ये लिखा है, हम बार कई परीक्षाओं में पूछी है। इसको बोलते हैं फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस मतलब जो फ्लावरिंग कैपेसिटी जिसमें होती है, जो फूल पैदा करने में समर्थ होता है। ये सिंथेसिस इन लीव्स, इसका जो ये कहाँ बनता है, कहाँ पाया जाता है, ये पत्तों में बनता है, ये वाला हार्मोन जो है, और ये फूलों के खिलने में सहायक होता है, तो इसको फ्लावरिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन हार्मोन्स के बारे में आपको याद कर लेना है सब कुछ, क्योंकि ये आपसे अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रूट्स, जो आपकी जड़ होती है, 4 का रूट कैप ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक, मेरिस्टेमेटिक मतलब विभाज्योतक, ऊतकों का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो रूट कैप के ऊपर जो होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन होता है, फिर सेल डिवीजन के ऊपर जो हिस्सा होता है जड़ का, वो रीजन ऑफ इलांगेशन होता है, मतलब लंबा होता है यही भाग। ठीक है, उसके ऊपर आप सबसे ऊपर देखें तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन का होता है, यहाँ पे जो जड़ होती है वो मैच्योर होती है। और फिर एक और टर्म है जो आप लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ पिक्चर में देखेंगे, तो वो है रूट हेयर। ठीक है, तो रूट हेयर भी एक पार्ट होता है जड़ का। अब टाइप्स ऑफ रूट्स, जड़ कितने प्रकार की होती हैं? जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है टैप रूट सिस्टम, और दूसरा जो है वो है, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हिंदी में अपस्थानिक जड़तंत्र। रूट सिस्टम क्या है? जिसमें एक रेडिकल होता है, ये आप पिक्चर देखें तो इसमें एक लंबी सी गहरी सी काली सी मोटी सी जड़ दिखाई रही होगी, इसमें इसको बोलते हैं मूल रोग हिंदी में, तो ये रेडिकल बोला जाता है इंग्लिश में। तो उससे बहुत सारी अगल बगल में बहुत सारे जड़ निकले रहते हैं, और उन जड़ों से फिर आगे और जड़ निकले रहते हैं, तो एक सिस्टम बनाते हैं, इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। और जो दूसरा होता है जो अपस्थानिक रूट सिस्टम होता है या एडवेंटियस रूट सिस्टम होता है, वो प्लांट से किसी भी पोर्शन से डेवलप हो सकता है, रेडिकल से डेवलप नहीं होता है, मूल रोम से डेवलप नहीं होता है, वो प्लांट से किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकता है और फिर अपना सिस्टम बना सकता है, जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं। फिर जो रूट्स होते हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है, वो अपना स्वरूप परिवर्तित करते रहते हैं, वे अपने साइज में, वो अपने शेप में बहुत सारे अलग अलग शेप्स ले लेते हैं, अलग अलग साइज के हो जाते हैं। तो उनको मैंने यहाँ पे 5 लिख दिए हैं। रूट्स हैं जो शंकु बनाते हैं, जो कोन जैसे दिखते हैं। दूसरा फ्यूजिफॉर्म है, तर्कुरूपी इनको हिंदी में बोलते हैं, जैसे आपका मूली हो गया। ठीक है, तीसरा जो है वो नेपी फॉर्म होता है, कुंभ के रूप में, घड़े के रूप में, जैसे आपका सलजम हो गया। ट्यूबेरियस रूट है, इसका मुझे हिंदी में नाम नहीं पता है, बट ये देखिए ये ऊपर भी पतले हैं, नीचे भी पतले हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्म होता है। एक फॉर्म होता है नॉडुलेटेड रूट, इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, देखिए उसमें नॉडुल्स पाए गए हैं। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के 5 प्रमुख रूप हैं। कुछ और भी रूप हैं जिनको मैंने आपके हैंडआउट में लिखा है। फिर आता है पत्तों के बारे में। मेनली पत्तों के बारे में आपसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर पूछा जाता है तो आपको उनके पार्ट्स के बारे में जानना है। तो ये पत्ते के लिए मैंने यहाँ पे फिगर दिया है, इसको लैमिना बोलते हैं। लैमिना को याद नहीं आ रहा, पेट्रियोल होता है, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको जैसे पूछ सकता है कि मिडरिप कहाँ पाया जाता है, तो पत्तों के बीच में जो होता है। ठीक है, डंठल कहाँ पाया जाता है? हेलो सर। जो होता है हेलो डंठल, हेलो तो सर। ये सब आपसे पूछा जाएगा। आवाज जा रही है कुछ? हाँ नो सर, बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, बोलिए। अब बीच बीच में आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे क्या मतलब इशू है? कट कट के आ रही है, आप बोल रहे हो वो आधा सुनाई देता है और आधा मतलब नहीं सुनाई दे रहा है। जी कहाँ ये इशू कहाँ से आ रहा है, मतलब कितने देर से हो रहा है? हो रहा है अभी आपकी जब वॉइस बफर कर रही है, बीच बीच में बफर करने लगती है, थोड़ी देर नॉर्मल आती है, फिर बफर करती है। एक्चुअली मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू तो है,
बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हो जाए सब सही से। ठीक से जा रही है क्या? हेलो? यस सर, अभी आ रही है। अभी? हाँ ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ लीफ है, पत्तों के बहुत सारे भाग हैं। इन 4 भागों को मेनली आपसे पूछा जाता है, तो इनको आप देख लीजिएगा, आपको इस फिगर में मिल जाएगा। इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने या जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे आपका, हेलो, आवाज़ मेरी जा रही है आप लोगों तक? यस सर, अभी आ रही है। हाँ, अभी अगर आवाज़ आ रही होगी, अगर इशू होगा तो आप लोग तुरंत बोल दीजिएगा, वरना छूट जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर, है ना? ओके सर, ओके सर। हाँ ओके। तो जो आपका जो फूल होता है पौधों में, उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको आपको जानना चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 या 3 स्लाइड्स पे इसीलिए फ्लावर के स्ट्रक्चर की 2-3 फिगर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना होगा। अब इसमें क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं। मेन जो होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी डिटेलिंग की गई है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने एक और आपको फिगर दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो आपका स्टिग्मा दिया हुआ है, स्टाइल दिया हुआ है, ओवरी दिया हुआ है। ठीक है, इन तीनों को मिला के आपको कैरपेल बोलते हैं, एरपेल बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पे इसको एरपेल लिखा जाता है, बहुत सारी बुक्स में आपको इसको ई की जगह पे सीम लिखा जाता है। और दूसरा जो होता है वो स्टेमेन होता है, जो आप ऊपर देखेंगे तो एंथर होता है और फिलामेंट होता है। हिंदी में इसको शायद पुंकेसर और तंतु बोलते हैं। पेटल होता है, पंखुड़ियाँ होती हैं। सेपल होता है जो बेस बनाता है। बाह्य बाह्य पुंजदल बोलते हैं, मतलब ये पेटल्स नहीं होते हैं, लेकिन इनसे ये बेस बनाते हैं और इनके ऊपर ही पेटल्स आपके डेवलप होते हैं। और फिर आपका अंडाशय होता है, ओवल्स होते हैं वहाँ पे। ये जो स्लाइड है इसमें मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करवाया है ताकि मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन ना करना पड़े। मैं जब आपको हैंडआउट्स दूंगा तो वहाँ पे ये फिगर आपको नहीं मिलेगा, आपको ये जो फिगर है वो केवल स्लाइड में मिलेगा। यहाँ पे इसलिए मैंने ये फिगर दिया आपको क्योंकि इसमें डिटेल्ड एनालिसिस है फ्लावर के स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो ये आपको पढ़ना होगा। बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के होंगे तो वो ये नहीं जानते होंगे कि इन फ्लावर के इन पार्ट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने जो हैंडआउट्स दिया है उनमें इन वर्ड्स का हिंदी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करवा दिया है। इसको यहाँ रखने का जो मेन रीज़न था वो यही था कि आप लोग ये जान लें कि आपको ये पढ़ना है, और इसके हिंदी वर्ड्स अगर आप जानना चाहें तो आप हैंडआउट्स को रेफर कर लेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिगर ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। जब ये स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे तो इनमें इनका जो काम होता है, फ्लावर का पार्ट्स का होता है, वो मेनली रिप्रोडक्शन का काम होता है पौधों में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए ये कैसे करते हैं, वो जो पूरी प्रोसेस, वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। हिंदी में उसको बोलते हैं परागण। ठीक है, तो परागण के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है हैंडआउट में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर उसको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो काफ़ी लंबा हमारा सेशन चला जाएगा। इसके अलावा क्लास के बाद, आज के क्लास के बाद 1 या 1.5 घंटे के भीतर मैं आपको कुछ शॉर्ट वीडियोस भेजूंगा, यूट्यूब लिंक्स भेजूंगा, आप उनको रेफर कीजिए। क्योंकि तमाम बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कैसे आपका पॉलिनेशन होता है, परागण कैसे कैसे होता है। तो वो शॉर्ट वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपसे क्लासरूम में मिला होता, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड होता, तो शायद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। ऑनलाइन स्लाइड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर पाना परागण या पॉलिनेशन की क्रिया कठिन है। वो हैंडआउट से आप रेफर करेंगे और जो वीडियोस मैं आपको भेजूंगा उसको रेफर करेंगे। फिर ये स्लाइड मैंने आपको दिखा ही दी, और ये मैंने जो पौधों के अलग अलग भाग हैं फूल के, उनको मैंने यहाँ पे अलग अलग करके दिखा दिया है कि देखिए जो पिस्टिल है, पिस्टिल के पार्ट्स आप देख लीजिए, स्टेमन के पार्ट्स आप देख लीजिए, ओवरी का जो इनर स्ट्रक्चर्स होता है वो आप देख लीजिए। तो ये भी आप यहाँ पे अपने स्लाइड से देखेंगे। देन
सीड्स के बारे में मैंने आपके हैंडआउट में बताया है। सीड्स बहुत बेसिक होते हैं। पौधों के जो आपके बीज होते हैं उनके मेन 3 हिस्से होते हैं। एक तो उनके ऊपर एक खोल चढ़ा होता है, जब आप जमीन में दबाते हैं बीज को तो वो खोल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो सॉफ्ट होकर के बड़ा होता है। उनमें भी एक भ्रूण पाया जाता है, उससे पौधा बड़ा होता है। और फ्लावर का जो पॉलिनेशन होता है, उसके बाद जब पौधे बड़े होते हैं तो बड्स बनाते हैं। जो बड्स होते हैं उनमें ओवरी होता है, तो अंडाशय जो होता है वो जब आपका पकता रहता है, ओवरी जो होता है वो पकता रहता है और बड़ा होता जाता है तो वो फ्रूट्स बन जाते हैं। ये पूरे साइंटिफिक चीजें हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक्स हैं वो मैंने आपको 1 लाइन या 2 लाइन में आपके हैंडआउट्स में प्रोवाइड करवा दी हैं। लेकिन उससे बाहर आकर के प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में फ्रूट्स के टाइप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इस बार अगर बिहार के पीसीएस सर्विसेज को किसी ने देखा होगा तो उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ट्रू फ्रूट कौन सा है, सच्चा फल कौन सा है, झूठा फल कौन सा है। ये सारी चीजें भी आपको स्लाइड्स में मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो शायद मैं यही पढ़ूंगा जो इसमें लिखा हुआ है। तो ये स्लाइड्स में मैंने आपको ये यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी हैं। कुछ सिंपल फ्रूट्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, सिंपल फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स होते हैं? आवाज जा रही है क्या आप लोगों तक? यस सर। हाँ, देखिए जो फ्रूट्स होते हैं वो मेनली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, सत्य फल और असत्य फल। जो मैंने हैंडआउट में लिखा है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं उनमें जो ओवरी होता है ना, पौधे का अंडाशय होता है, केवल वही भाग लेता है। ठीक है, तो उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। जैसे आपका आम हो गया, आम मैंगो देखे हैं, तो वो जो फल बन रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ पौधे का ओवरी है, उसी ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है, ट्रू फ्रूट है, तो आप आम पे टिक करोगे। दूसरा जो फल होता है वो ओवरी के अलावा दूसरे भागों से डेवलप होता है। ठीक है, कैसे, कहाँ से डेवलप होगा? जैसे पेटल से डेवलप हो जाएगा, है ना। इन सब से अगर कोई फल डेवलप हो रहा है तो उसको असत्य फल बोलते हैं। जैसे जो सेब है आपका, एप्पल, ठीक है, उसमें जो फूल का थैलेमस होता है, फूल का जो एक स्ट्रक्चर होता है थैलेमस, आप उसको पढ़ेंगे, हैंडआउट में मैंने उसको रेफर किया है। तो उससे जो है वो आपका सेब बनता है। तो सेब आपका ट्रू फ्रूट नहीं है, सेब आपका एक फॉल्स फ्रूट है। क्यों? क्योंकि वो ओवरी से नहीं बन के पौधे के किसी और भाग से बना हुआ है। तो बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपकी एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल नहीं है, तो उसमें सेब का ऑप्शन रहेगा, तो सेब सत्य फल नहीं है। अब जो फल हैं उनको आगे बहुत सारे कैटेगरीज के हिसाब से, बहुत सारे तरीकों से उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो कुछ यहाँ पे मैंने 1, 2 और ये 3 स्लाइड्स हैं। इन 3 स्लाइड्स में आपको बता दिए हैं, रेफर कर दिए हैं। जब ये स्लाइड्स क्लास के बाद मैं अभी आपको भेजूंगा तो आप इसको पढ़ेंगे। मेनली 2 जो पौधे हैं, सारे जो फल हैं, जो सारे फ्रूट्स हैं, उनको 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है मेनली। पहला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स मतलब सरल फल होते हैं, जैसे आपका अमरूद, केला हो गया, सिंपल फ्रूट होते हैं, उनमें ज्यादा कुछ 3-5 या पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल फ्रूट्स का एक मतलब ये सीधा होता है कि वो अकेले भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं। जैसे आपका केला हो गया, ठीक है, तो आप केला अकेले खाओगे। अमरूद है तो अमरूद आप अकेले खाओगे, ठीक है। नारियल हो गया, है ना, ऐसे हो गया। आपका नींबू हो गया, तो वो सिंगुलर वे में आप उसको समझ सकते हो, उसको सिंपल फ्रूट बोलेंगे। दूसरा जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट में क्या होता है? समूह में होते हैं, है ना। जैसे आपका यहाँ पे ये स्लाइड में आप देखेंगे एग्रीगेट फ्रूट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे ये लिख दिया है यहाँ पे। तो जैसे आपका यहाँ पे तो मैंने ब्लैकबेरी का एग्जांपल दिया ही है आपको। तो वो आपका जो है वो एक एग्रीगेट फ्रूट है। फिर जो तीसरा टाइप मेन होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। कंपोजिट फ्रूट जो होता है वो तीसरा मेन टाइप होता है। तो सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। अब सिंपल फ्रूट्स के कुछ जो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में दिया है, जैसे टोमेटो, पीच, ठीक है, मिल्क वीड, ग्रीन बीन,
आयरिस, गेहूं, व्हीट, सनफ्लावर, ओक, ठीक है, ब्लैकबेरी, मलबेरी और सेब, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये फॉल्स फ्रूट है। एसेसरी फ्रूट, अ फ्रूट कंपोज्ड प्राइमरली फ्रॉम नॉन ओवेरियन टिश्यूज, तो उसको एसेसरी फ्रूट बोलते हैं या फिर असत्य फल बोलते हैं। मल्टीपल फ्रूट, अ फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे ओवरीज से मिलकर के बनता है तो वो मल्टीपल फ्रूट होता है। ओवरी से नहीं बनता तो एसेसरी फ्रूट होता है। अ फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर विथ सेवरल टू मेनली स्टिल्स, तो ये आपका एग्रीगेट फ्रूट होता है। और बाकी जो सिंपल फ्रूट्स हैं उनके बारे में ये एग्जांपल्स आपके स्लाइड में यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक दो चीजें ध्यान रखने वाली चीजें हैं। बहुत तरीकों से बहुत कैटेगरीज में बहुत सारी सर बना के सर सब आवाज बच्चों नहीं में आ रहा है क्लियर। हेलो जी, सर, क्लियर आवाज नहीं आ अभी रहा है, आ क्या रहा है? बोले समझ नहीं आया। अभी आ रहा है क्या? आवाज हाँ मेरी हाँ जा रही अभी है आ अभी सही से? हाँ हाँ आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा था जी, मैं ये कह रहा था कि जो आपके फ्रूट्स हैं ना, उनको अलग अलग तरीकों से बांट दिया गया है। कुछ लोग बोलते हैं सिंपल फ्रूट, कुछ बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रूट्स, कुछ कई तरीकों से कैटेगराइज कर देते हैं, बहुत सारे तरीकों से कैटेगराइज किया गया है। आपको उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप उतना पढ़ने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और एग्जाम में उनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपसे जनरल साइंस पूछा जा रहा है, ना कि बायोलॉजी स्पेसिफिक पूछी जा रही है। ठीक है, तो जो मैंने आपको स्लाइड्स में दिए हैं इनको प्लीज आप स्टडी कीजिएगा। और आज का जो क्लास था प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, वो ऐसा क्लास है कि इसमें बहुत सारी चीजें मेमोराइज करने के लिए हैं, इनको एक्सप्लेन किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे एक्सप्लेन करने के लिए ये स्लाइड थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, ये मैंने आपको ग्राफिक दे दिया है, वो ऑलरेडी सब कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। हिंदी जो टर्म्स हैं इसके वो मैंने आपको हैंडआउट्स में दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये जो कि टेक्निकल टर्म्स हैं तो इनको आप हिंदी में प्रिफर कीजिए कि ना पढ़ें। आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप इनको अंग्रेजी में जानें, कि अंग्रेजी में वर्तिका को हिंदी में, जैसे स्टाइल है यहाँ पे, तो स्टाइल को हिंदी में वर्तिका बोलते हैं, लेकिन आप वर्तिका केवल हिंदी में बोल के रह जाएंगे। एक्चुअली जब आप कहीं भी जाएंगे, जब आपसे पूछा जाएगा तो वो आपसे सीधा स्टाइल के बारे में ही पूछेगा या स्टिग्मा के बारे में ही पूछेगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि वर्तिकाग्र क्या है। तो ये क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि यहाँ पे इन सब के इंग्लिश वर्ड्स को आप लोग जरूर मेमोराइज कीजिए। तो ये आज का क्लास था, ठीक है। आज का क्लास ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं था, आज का क्लास में फैक्ट्स ज्यादा थे, तो ये स्लाइड्स में मैंने इसीलिए हैंडआउट्स में कम से कम फैक्ट्स देने के लिए स्लाइड्स में ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक्स और पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए हैं। अभी क्लास के बाद मैं आपको ये स्लाइड्स भेज दूंगा ग्रुप में। आपका काम क्या होगा, कल की जो स्लाइड्स थी उनको उनमें एक्सप्लेन करने का था, उनको मैंने स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन किया, कल लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया और आपके जो हैंडआउट्स मिलेंगे उसमें भी एक्सप्लेन है। आज का जो है उसमें स्लाइड्स को आपको पहले पढ़ना है, जब ये तैयार हो जाए तब आप हैंडआउट्स की तरफ आगे बढ़िए, रेफर कीजिए, ठीक है। वरना अगर आप केवल हैंडआउट्स पढ़ेंगे और स्लाइड्स नहीं देखेंगे तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी प्लांट मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। अब आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। कल जो हमारा होगा, अभी छोड़िएगा नहीं, कोई लीव मत कीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। हमारे वीक में 3 लेक्चर्स होने थे, 16 को मैं ले नहीं पाया। पहला लेक्चर कल मैंने लिया, आज दूसरा लेक्चर ले रहा हूं। इनका हैंडआउट्स रेडी है, लेकिन मैं आपको एट वंस इनके हैंडआउट्स को नहीं भेजूंगा। उसका कारण क्या है, अगर मैंने हैंडआउट्स भेज दिया तो आप स्लाइड पे फोकस नहीं करोगे और चीजें ऐसे क्या हो जाएंगी, मिंगल हो जाएंगी, आप परेशान हो जाओगे, आप हेक्टिक हो जाओगे और फिर आप रटने के चक्कर में पड़ जाओगे। तो वो आपको नहीं करना है। मैंने कल जो आपको भेजे थे स्लाइड्स उनको, और आज जो स्लाइड्स भेज रहा हूं उनको कल शाम तक पूरी तरीके से पढ़ लेना है। कल मेरा कोई लेक्चर नहीं होगा, लेकिन शाम को 5 बजे मैं आपको दोनों हैंडआउट्स प्रोवाइड करवा दूंगा और वो हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे, आपको उनको पढ़ना है। कल शनिवार है, शनिवार से लेकर के रविवार तक आपको उनको पढ़ना है। रविवार की शाम को मैं आपको 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, वो क्विज नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा रविवार की शाम को, जो कि आपके पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर से रिलेटेड हैं। तो आपका जो पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर है वो
तैयार हो जाएगा। आप उसके स्लाइड्स को पढ़ेंगे, आप उसके हैंडआउट्स को पढ़ेंगे और फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। इसीलिए जो क्विज है वो मैं आपको मंडे की सुबह भेजूंगा और मंडे की सुबह से लेकर के मंगलवार की सुबह तक उसका टाइमिंग रहेगा। आपको उसको क्विज करके मुझे भेजना होगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देने का मेरा मकसद ये है कि इन दो जो मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूँ उसके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएं, हैंडआउट्स भी आपको मिल जाएं, स्लाइड्स भी आपको मिल जाएं, एक्सप्लेन भी हो जाएं, फैक्ट्स भी मिल जाएं, क्वेश्चंस भी मिल जाएं और तब मैं आपसे क्विज लूँ। ठीक है, उसके बाद फिर जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो फिर मंगलवार के शाम में मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए। मुझे लगा कि गूगल फॉर्म अगर मैं भेजूंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, तो गूगल फॉर्म में क्वेरीज के लिए नहीं भेजूंगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज भी मेरे व्हाट्सएप अकाउंट में कर सकते हैं। टाइमिंग है, मैं तुरंत रिप्लाई शायद ना कर पाऊँ, मुझे 3 या 4 घंटों का समय लग सकता है, बट आप लोग प्लीज़ अपनी क्वेरीज को पूछें। पहला काम आपका कि आप अपनी स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ें। कल शाम में मैं आपको हैंडआउट दूंगा और फिर रविवार की शाम में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। फिर मंडे को मैं आपको एक क्विज भेजूंगा जो आपको करके भेजना होगा और ट्यूसडे को फिर हमारा अगला लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के लिए थी। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज रहे, मेरी आवाज़ दिक्कत दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा बफर कर रही थी। तो अगर कोई चीज़ दिक्कत हुई हो या प्रॉब्लम हुई हो तो वो भी आप मुझे यहाँ से पूछ सकते हैं।